आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब तक हमने जो काम किया था वो सारे का सारा कार्टेशियन सिमेट्री में था और अगर आपको याद हो कि हमने दो केसेस किए थे, एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स और दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उन दोनों केसेस में हमने पार्टिकल को एक डायरेक्शन में बाउंड किया था जिसे हमने एक्स एक्सिस कहा था, और उसके बाद फिर उसका वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी और उसको फिर हमने प्लॉट करके भी देखा था कि पार्टिकल की जो डिस्क्रीट नेचर है वो किस तरह से होती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने निकालना सीखा था। अब इस चैप्टर में हम देखना चाहते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया जाए तो उसका जो वेव फंक्शन है उसकी शेप क्या होगी और उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो सकती है। और ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यानी मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर मौजूद होता है, तो हम उसके बाद उस हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करना चाहेंगे और उसकी एनर्जी स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे और उन क्वांटम नंबर्स को निकालने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आप अमूमी तौर पर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, और इस हवाले से आपके इल्म में है कि हम एक हैमिल्टोनियन लिखते हैं H, of course this is operator, और ये जो ऑपरेटर है this is a linear combination of kinetic energy and potential energy psi, but keep in mind this psi in this topic in spherical symmetry, यानी इसकी जो डिपेंडेंसी है ये r, थीटा और फाई के ऊपर होगी, और ये बराबर होगा एनर्जी टाइम psi, where psi depends on r, theta and phi. So now let's write time-dependent Schrodinger equation. Minus h cut square over 2m d square over dx square into psi. In fact ये x की बजाय ये r हो जाएगा, लेकिन मैं इसको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की बजाय कलेक्टिवली डेल स्क्वायर कह देता हूँ। psi प्लस v अमूमी तौर पर कार्टेशियन सिमेट्री में ये x पे डिपेंड करता था, अब यहाँ पर ये r पे डिपेंड करेगा। फंक्शन इज इक्वल्स टू, और एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो आप जानते हैं कि आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी एंड psi. So only difference in this case with the previous case is that कि यहाँ पर जो psi है this is basically depends on r, theta and phi, जबकि पिछले केस में हमने जो सॉल्व किया था वो अगर हम 3 डायमेंशन में करते तो ये होता x, y and z, और इसके साथ अगर हम टाइम डिपेंडेंट फंक्शन लिखते तो आपके इल्म में है कि वो लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा e t ओवर h कट। तो इन जनरल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो स्टेशनरी स्टेट का जो वेव फंक्शन हमें मिलता है इन जनरल
फर्ज कर लें कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो सिर्फ r पर डिपेंड कर रहा है, if we consider only radial dependency, that is psi of r, तो ये बराबर होगा psi n power, psi n is a function of r. और अगर हम एक जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें, इसके बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, पहले हम x और t की बात कर रहे थे, तो ये होगा psi of n r, और उसके साथ ये जो टाइम का फैक्टर है iota e n t और h कट। सो अगर इसी चीज को सुपरपोजिशन स्टेट में लिखने की कोशिश की जाए तो वो होगा r t is equals to summation c n psi of n r n exponential minus iota e n t और h कट। सो यानी अगर पार्टिकल एक वक्त में एक से ज्यादा स्टेट में मौजूद है तो फिर उसको सुपरपोजिशन स्टेट में लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ, और जैसा कि मैंने बताया कि हम इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम्स किए हैं कार्टेशियन सिमेट्री में, वो हमने वन डायमेंशनल केस लिया था, यानी पार्टिकल को हमने बाउंड किया था सिर्फ एक डायमेंशन में, जिसको हमने x कहा था। और यहाँ पर हम एक तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा 3 डायमेंशन में उसको लेना चाह रहे हैं। तो फिर वहाँ पर x की जगह पर r, थीटा और फाई, और एक फैक्टर है टाइम का। सो इन 3D spherical polar coordinate r, थीटा एंड फाई, और ये आप जानते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कि ये जो r, थीटा, फाई है, इसकी मीनिंग क्या है। यानी अगर फर्स्ट कर लें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किया जाए x, y और z, और एक हम कोई वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, एंड दिस वेक्टर corresponds to r वेक्टर, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास r, थीटा और फाई है। तो ये जो लेंथ है ये r होगा, और ये जो एंगल है दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन r एंड z एक्सिस। और ये जो फाई है तीसरा कंपोनेंट, इसके लिए आप ये करते हैं कि इसका एक प्रोजेक्शन आप गिराते हैं xy प्लेन पर, और उसके बाद फिर इसको आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये जो आपके पास वेक्टर मिलता है, और ये वेक्टर जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड फाई। तो इन दिस केस r पे जो लिमिट लगती है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू कोई भी लेंथ हो सकती है से इन्फिनिट, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू pi, and phi varies from 0 to 2 pi. phi जो है ये complete circulate होता है from 0 to 2 pi, and theta is measured from z-axis to the negative z-axis, which is from 0 to pi.
ओके, तो अब हम इससे पहले कि श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखें, यहाँ पर मैं एक काम और कर रहा हूँ, यानी ये जो फंक्शन डिफाइन हमने किया है, द वे फंक्शन डिपेंड्स ऑन r, थीटा एंड फाई, इसको मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो इस लिहाज से इस वेव फंक्शन को अगर मैं स्प्लिट करूं, यानी वो वेव फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डिपेंडेंट होगा, उसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन आर, और एक टर्म मैं ले रहा हूँ एंगुलर पार्ट, और उसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वाई, एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। तो इस वेव फंक्शन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और ऐसा करने से हमें काफ़ी सहूलत होगी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और चूंकि ये 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूं, तो ये होगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई, ऑफ कोर्स ये r थीटा फाई पे डिपेंड करेगा, और ये बार बार मैं नहीं लिख रहा, आप भी इसको स्किप कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड साई की बात हो रही है तो वो फिर r थीटा फाई पर डिपेंड करेगा। कैपिटल R डिपेंड्स ओनली ऑन r, और ये जो y है डिपेंड्स एंगुलर कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई। उसके बाद पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ओनली रेडियल, psi again depends on 3 coordinates r theta phi is equals to E and psi. Where del square in spherical coordinate is as follows. ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर भी चीजें की हुई हैं, 1 over r square partial over partial r square partial over partial r plus r square sin theta partial over partial theta sin theta partial over partial theta, and the third part depends on phi, 1 over r square sin square theta and partial square over partial phi square. ये मैं डेल स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको वेरिएबल सेपरेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, और आर कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट को अलग करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर दो काम हम करने जा रहे हैं, एक तो ये कि डेल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके अलावा साई साई की जगह पर, जो कि इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मैं लिखूंगा कैपिटल R एंड Y। सो अपनी कैलकुलेशन में इतनी डिटेल से मैं नहीं लिख रहा, बस सिर्फ R और Y लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि R इज अ फंक्शन ऑफ R एंड Y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो ये सामने आपके लिखा हुआ है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो
जरा से देखिए, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर r स्क्वायर partial over partial r square partial over partial r and r and y। इसी तरह से दूसरी टर्म होगी 1 ओवर r स्क्वायर sin थीटा partial over partial theta sin theta partial over partial theta and ry। और थर्ड टर्म है 1 ओवर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा partial over partial phi square and ry। ये तो डेल स्क्वायर की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। उसके बाद फिर ये पोटेंशियल है v और साई की जगह पर मैं लिख रहा हूँ r इंटू वाई और राइट साइड पर है e और यहाँ पर भी साई की जगह पर r और y। ओके, अब यहाँ से देखें, ये r और y रखने का फायदा ये हुआ कि चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसके लिए ये जो y है ये तो ट्रांसपेरेंट है, आई मीन कांस्टेंट का तस्वर होगा और इसे आप उठा के बाहर ले जाएंगे। यहाँ पर ये r बाहर चला जाएगा और इसी तरह से यहाँ से ये r बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको एक दफा और लिख लेता हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m मैं y को यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर पार्शियल ओवर, इनफैक्ट यहाँ से जब y चला गया तो फिर अब इसको पार्शियल की बजाय आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। d ओवर डी r स्क्वायर d over dr into r। इसी तरह से यहाँ पर ये r बाहर आ जाएगा प्लस r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर इसको पार्शियल ही रखा जाएगा क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, तो इसको आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा इन y। इसी तरह से यहाँ पर भी r आप बाहर निकाल लेंगे और जब आप r बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी पार्शियल ही रहने दिया जाएगा क्योंकि अगेन इसके आर्गुमेंट में y मौजूद है। सो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर इन y प्लस v आर वाई और इसको भी अगर मैं लेफ्ट पे ले आऊं तो ये हो जाएगा e r y इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर मैं
मजीद स्टिल हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेपरेट अभी हुआ नहीं है। इनफैक्ट ये जो टर्म है ये रेडियल डिपेंडेंसी इसकी हो चुकी है, लेकिन ये जो टर्म है ये यहाँ पर आर भी मौजूद है और थीटा भी मौजूद है, इसी तरह से ये भी एक मिक्स टर्म है। तो इसको मजीद हम वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ज़रा गौर से अगर देखें तो सबसे पहले तो मैं इस कोफिशिएंट को यहाँ से हटा दूँ और उसके लिए मुझे इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा 2m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर और माइनस b। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2m ओवर h कट स्क्वायर। तो ये कोफिशिएंट यहाँ से हट जाएगा। और इसके अलावा अगर आप गौर से देखें कि ये आर स्क्वायर यहाँ पर भी है और सेकंड टर्म के अंदर भी है और थर्ड टर्म में भी है, तो इसको भी आप अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो इसके लिए मुझे यानी इनके साथ साथ आर स्क्वायर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और एक काम और करेंगे कि इन पूरी चीज़ों को, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मैं सिंप्लिसिटी और वेरिएबल सेपरेट करने के लिए कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों के अलावा हम इसे 1 ओवर आर वाई के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये पूरी टर्म जो है वो एज ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ज़रा गौर से देखिए इसकी क्या सूरत बनेगी। ये कोफिशिएंट तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये आर स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा और इसको जब मैं 1 ओवर आर वाई से डिवाइड करूँगा तो वाई से वाई कैंसिल, 1 ओवर आर बच जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 ओवर आर एंड डी ओवर डी आर आर स्क्वायर डी ओवर डी आर, और ये फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये प्योरली रेडियल टर्म नजर आ रही है आपको। अच्छा, उसके बाद ये जिसका जो कोफिशिएंट है ये तो हमने कैंसिल कर ही दिया है। बस इसको आप 1 ओवर ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इसको 1 ओवर आर वाई से डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1 ओवर y and of course sin theta and partial over partial theta sin theta partial over partial theta in y। इसी तरह से यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1 ओवर y sin स्क्वायर थीटा partial square over partial y square and y। और ये जो कोफिशिएंट है यानी इन तमाम चीज़ों से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आर वाई कैंसिल हो जाएगा और ये v के साथ आप इनफैक्ट ये माइनस हो जाएगा 2m ओवर h कट स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये प्लस हो जाएगी e 2m ओवर h कट स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक अगर बात दुरुस्त है तो अब इन दोनों में से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं एज ए कॉमन। लेकिन अगर आप फर्स्ट टर्म के ऊपर गौर से देखें तो ये एक प्योरली रेडियल कंपोनेंट बन गया है
and these both terms are purely angular terms. इसमें थीटा और फाई ही आपको नजर आ रहे हैं. इनफैक्ट ये वाली जो टर्म है ये भी रेडियल कंपोनेंट है, तो इसको भी इन दोनों को मैं उठाकर पहली वाली टर्म के साथ लिख लेता हूं ताकि रेडियल टर्म एक साथ आ जाए. So this would be 1 over r d over dr r square d over dr into r. और यहां से अगर मैं यानी इन दोनों टर्म में से माइनस 2m r स्क्वायर और h का स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो आपके पास जो चीज रह जाएगी वो होगी यहाँ पर ये v भी मुझे लिखना चाहिए था. So this would be v minus e, और इसके अलावा ये दो टर्म्स मैं यहाँ पर as it is लिख लेता हूं. One over y sin theta partial over partial theta sin theta partial over partial theta into y and 1 over y sin square theta partial over partial phi square into y is equals to 0.